हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज से हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए मैं दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। जैसे कि हमको पता चल रहा है दो ध्रुवीय राष्ट्र, जैसे हम लोग जानते हैं उस टाइम पे जब जब हम लोगों का देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब विश्व में शक्तियाँ शक्तियाँ द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 45 जो हुआ था, उसमें दो दो ध्रुवीय राष्ट्र उत्पन्न हुआ। एक तरफ था सोवियत संघ और एक तरफ था क्या, हम लोग का अमेरिका। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो हम इसको सिंपल और इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत। एक तरफ हम लोग का है पूंजीवादी। पूंजीवादी की तरफ क्या है हम लोग का पूंजीवाद। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पूंजीवाद है क्या। ठीक है, अब पूंजीवाद जो है इसको क्लियर करते हैं हम लोग। पूंजीवाद ये है जो जब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तिशाली गुट में बटा गया, ठीक है, जो 1939 से 45 तक हुआ, उसमें जो ध्रुवीय व्यवस्था बनकर आई। अब विश्व राजनीति में अब दो राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ। इनसे ऊपर कोई भी नहीं था। एक अमेरिका जो था जो पूंजीवाद को मानता था और एक था समाजवाद को मानता था। अब पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद ये है जो हम लोग समझ रहे हैं पूंजीवाद के विषय में कि पूंजीवाद है क्या और समाजवाद क्या है। पूंजीवाद उद्योगपतियों को बढ़ावा देता है और समाजवाद किसानों और मजदूर संघ इन सभी को साथ में लेकर चलने को मानता है। ठीक है, तो अब एक तरफ ये अमेरिका जो था नाटो संगठन को भी बनाया था। पूंजीवाद जो था, पूंजीवाद में एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, उसमें सभी अपने राष्ट्रों को बनाया। ठीक है, यहीं से मुख्य रूप से ये स्टार्ट ही हुआ था। ठीक है, नाटो जो है क्लियर किया था। और एक तरफ ये वर्सा पैक्ट लाया था जो बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद हट गया था। ठीक है, तो हम लोग अब क्लियर करते हुए चलते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले जानेंगे अब जो इसको हम लोगों ने और सभी उस टाइम के जो भी समाज दर्शी थे उसको सोवियत शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो युद्ध हो रहा था 1945 से 1991 के बीच का, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? शीत युद्ध के नाम से जानेंगे। किस युद्ध से जानेंगे? शीत युद्ध के नाम से। अब शीत युद्ध है क्या? अमेरिका और यूएसआर के बीच में सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन डर, हथियारों की होड़ और प्रचार प्रचार युद्ध चलता रहा। ठीक है, अब ये शीत युद्ध में विवाद नहीं होते। ठीक है, जो बम बारूद इन सब से झगड़ा नहीं होता है। यहाँ पे झगड़ा होगा तो मतलब कि जैसे अंदर अंदर से विवाद की स्थिति बनी रहेगी पर विवाद होगा नहीं, हथियारों की होड़ मची रहेगी, प्रचार युद्ध होता रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब जो सोवियत संघ था उसका विघटन कैसे हुआ इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके कई कारण हैं। देखो, राजनीतिक कारण सर्वप्रथम, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण है ना, और इनके गोरबाचेव की नीतियाँ, एक जो मिखाइल गोरबाचेव, इन्होंने यूएसएसआर की सोवियत संघ की सुधार के विषय में उन्होंने क्या किया कि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्राइका का मतलब है पुनर्रचना, ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन। इन सभी नीतियों को लाए, लेकिन उसका जो विकास हुआ धीरे धीरे हुआ। तब तक में हमारा देश क्या था, क्लियर हो चुका था। क्या हुआ था? सोवियत संघ विघटन हो चुका था। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं सोवियत संघ का पतन का कारण। सबसे पहले है राजनीतिक कारण। ठीक है, एक दलीय जनता को बोलने की आज़ादी नहीं, भ्रष्ट नौकरशाही। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि राजशाही शासन था। वहाँ पे एक दलीय शासन चल रहा था, मतलब कि और कोई लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। अब वहाँ पे और दूसरे राष्ट्रों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, और उसके बाद हम इसलिए वहाँ पे विघटन के लिए होड़ प्रारंभ होने लगी। जैसे पूंजीवाद राष्ट्रों को वो देखना प्रारंभ किए, वो हर जगह घूमना पसंद करते थे, घूमते रहते थे। ठीक है, और घूमते रहते थे, क्लियर करते रहते थे हर जगह, उनको हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। ठीक है, तो अब क्या था कि
जब इन लोग को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी, उस स्वतंत्र की मांग के लिए उन्होंने विघटन के लिए मांग करने लगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पतन के कारण में। आर्थिक कारण पढ़ लिए, प्रशासनिक कारण पढ़ लिए। प्रशासनिक कारण में ये था, समझ लिए आप लोग। राजनीतिक कारण ये था कि जो अपने विस्तार अमेरिका से होड़ के चक्कर में आर्थिक स्थिति को गंवा ही बैठा था, राजनीतिक स्थिति को भी गड़बड़वा लिया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब उसके आगे चलते हैं गोरबाचेव की नीति। जैसे पहले ही आपको हमने बताया, ग्लासनोस्ट, खुलापन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने गोरबाचेव ने एकाएक स्वतंत्रता प्राप्त कर दी। ठीक है, मतलब कि तुम लोग स्वतंत्र हो। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में कुछ लोग वहाँ के आ, मान भी लिए कि ठीक है भाई। और जो पुनर्गठन वाले थे, आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्र या व्यक्तिगत क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। तो वहाँ पे कई कंपनियां खुली पर घाटे में चली गई, क्योंकि प्रारंभ में एकाएक तो विकास होगा नहीं, विकास तो धीरे धीरे ही होगा। तो इसलिए समस्याएं हुई गोरबाचेव की नीतियाँ से। ठीक है, तो अब यही मुख्य कारण थे उनके। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 के बीच में हुआ। मित्र राष्ट्र और एक तरफ था ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे हमारा? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। ब्रिटेन था तो हम लोग समझ लो भारत भी कह सकते हो। ठीक है, जो क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत ही हम लोग का भारत था उतने टाइम पे। ठीक है, आज़ाद तो स्वतंत्र तो हुआ नहीं था। ठीक है, और ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ जापान, जर्मनी, इटली। अब क्या हुआ, मित्र राष्ट्र जीत गया, ध्रुवीय राष्ट्र हार गया। जापान के ऊपर बम गिरा, जापान कमज़ोर हो गया। ठीक है, अब अमेरिका के होड़ में कोई रह नहीं गया आगे, तो सोवियत संघ भी कमज़ोर नहीं था, सोवियत संघ उनके आगे आ गया। 45 से फिर धीरे धीरे करके प्रारंभ हो गया उनका शीत युद्ध का दौर। ठीक है, अब शीत युद्ध किसे कहेंगे, परिभाषा के रूप में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम लोग का। क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं शीत युद्ध की तरफ। तो शीत युद्ध से अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ऐसी स्थिति है जहां तनाव और संघर्ष तो होता है परंतु युद्ध नहीं होता। युद्ध की संभावना सदैव बनी बनी रहती है, लेकिन वास्तविक रूप में कोई रक्तरंजित युद्ध नहीं होता है। अर्थात युद्ध की स्थिति सदैव बनी रहेगी, लेकिन रक्तरंजित युद्ध मतलब कि गोली बम बारूद से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है, अंदर अंदर हो टाइप से मची रहेगी। शीत युद्ध ऐसा 1946 में 1995 के दौरान अमेरिका और सोवियत के बीच देखने को मिला, जो दोनों के बीच संघर्ष और तनाव की स्थिति थी, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, संघर्ष की स्थिति तो बराबर बनी हुई थी, लेकिन ऐसा कभी भी युद्ध नहीं। एक बार तो लगा 1961 के बर्लिन की दीवार जब खड़ी की गई कि युद्ध हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब अब यूएसएसआर बनाम यूएसए। ठीक है, हम लोग का अब चल रहा है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग। अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को दो हिस्सों में बांटा। ठीक है, विश्व दो खेमों में बढ़ गया था, पश्चिमी खेमा और एक पूर्वी खेमा। खेमा की तरफ हमारा था अमेरिका, पूर्वी खेमा की तरफ हमारा क्या था? सोवियत संघ। ठीक है, तो अब उनके बीच में क्या थी? एक वर्ल्ड मैप के बीच में इधर पश्चिम साइड में हम लोग का क्या था? अमेरिका, और पूरब साइड में क्या था? पश्चिम साइड में क्या था? अमेरिका, और इधर पूर्व साइड में हम लोग का था सोवियत। ठीक है, सोवियत संघ। अब हम लोग चलते हैं। अब शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच माहौल क्या था कि युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, हथियार की होड़ का, शक्ति को बढ़ाने का प्रयास, संघर्ष और स्थिति तनाव की स्थिति, और भय का माहौल, ये मुख्य थे। ठीक है, इन लोग का क्या था? क्लियर था। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच माहौल कैसा था? हम लोग लिख लेंगे युद्ध जैसी स्थिति, हथियारों की ओर, हेडिंग बना करके थोड़ा थोड़ा हम लोग दो दो लाइन लिख लेना है। ठीक है, भय का माहौल, संघर्ष की स्थिति और तनाव की स्थिति। ठीक है, क्लियर कर लेंगे। दो ध्रुवीयता का अंत, हेडिंग है। ठीक है, सन 1991 में सोवियत संघ ने यूएसएसआर का विघटन हो गया। सन 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन क्या हुआ? हो गया। ठीक है, अब सोवियत संघ के विघटन के समय में यह 15 ये 15 राष्ट्र में विघटित हुआ, और इस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। जब इसमें 15 राष्ट्रों में कौन कौन थे, इसको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत जान लो। यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, हाँ, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे करके 15 राष्ट्र इसमें विघटित हुए। ठीक है,
जिनमें से 3 तो पहले ही हो गए थे, फिर बाद में 12 और हो गए, मतलब 7 में ही विघटित हुए, लेकिन वो लोग पहले से ही अपना शासन चलाने लगते। जैसे 1999 में हुआ तो तजाकिस्तान लोग 1989 में ही क्लियर हो गए थे, मतलब बाहर हो गए थे इनसे, ठीक है, इनका बहिष्कार कर रहे थे, ठीक। और अब इस प्रकार दो ध्रुवता का अंत तो हुआ जब अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा, विश्व एक ध्रुवीय हो गया, ठीक है। अभी तक अमेरिका समझ लो एक ध्रुवीय ही चला रहा था, अब धीरे धीरे चीन रूस वगैरह बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को अब पाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सोवियत संघ था, सोवियत संघ तो क्लियर हो गया, उसका विघटन हो गया, वो बट गया 15 देशों में। बताओ 15 देश में बटना तो बड़ी बात है ही, है कि नहीं। तो अमेरिका कहाँ, अमेरिका की होड़ में अब कोई नहीं बचा। अब सोवियत प्रणाली क्या थी, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में आया, ठीक है। जब 1917 में हमारा क्या हुआ था, 1917 में हमारा देश समाजवादी क्रांति के बाद ही आज़ाद हुआ, क्या, रूस, ठीक है। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में आया, इस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। अब पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी, पूंजीवादी व्यवस्था जो उद्योगपतियों को बढ़ावा देती थी, ठीक है। और ये उद्योगपतियों के विरोधी थे, कौन, सोवियत संघ वाले। सोवियत संघ वाले एक बराबर सभी को देखते थे, और इसमें उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जाता था, उद्योगपतियों को अंदर कर रखा था। ये सरकार सभी क्रांतियाँ, सभी उद्योग, सभी सरकार के अंतर्गत सोवियत संघ में आते थे, और इसमें पूंजीपतियों के अंतर्गत, उद्योगपतियों के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो आधा आधा करके, जैसे हम लोगों के यहाँ पे है भारत में। समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। निजी संपत्ति जो थी उनको, संस्था को समाप्त करने, और निजी संपत्ति जो व्यक्तिगत पूंजीवाद के समर्थक थे, जो संपत्तियां कंपनियां चल रही थी, उनको बंद किया गया, और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की बड़ी कोशिश की गई, ठीक है। उसमें वो सफल भी हुए, लेकिन ये हथियारों की होड़ और सब पतन के कारण आपको बताया हमने, उससे सब परेशानी हो गई है, ठीक है, सोवियत संघ की। बाकी सोवियत संघ काफ़ी ठीक था। आप सोवियत संघ प्रणाली की विशेषताएं बताते हैं आपको, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी तुम लोग याद कर लो, 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट बाय पॉइंट हेडिंग तुमको लिखना है, और उसके अंतर्गत एक एक दो दो लाइन लिख लेना है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी आमवादी का दबदबा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे केवल एक ही पार्टी का हर बार जीत रहना होता था, ठीक है, चुनाव वगैरह की कोई वही नहीं, समझ रहे हो ना। समझ लो पूरा राजशाही वाली समस्या मान सकते हो एक तरह से, मिलजुल के कार्य किया करते थे, ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी, ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी, क्योंकि एक बराबर सभी रहते थे तो बराबर में बढ़ जाता था, ठीक है। बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन उन्नत संचार प्रणाली जरूर थी, ठीक है। बेरोजगारी भी नहीं थी, उन्नत संचार प्रणाली भी थी, ठीक है, पर पूंजीवाद की अपेक्षा कम थी, क्योंकि ये लोग कहीं जाते नहीं थे, ठीक है। अब बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि सभी को समानता प्राप्त थी, ना कोई बहुत अमीर था ना कोई बहुत गरीब था, ठीक है। अब मलकियत का प्रमुख राज्य का यहाँ पे स्वामित्व था। घरेलू उत्पाद उपभोक्ता उद्योग काफ़ी विकसित था, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफ़ी विकसित था, है ना। यहाँ पे जो घरों में कार्य किया करते, जैसे रेडी वगैरह बनाना, या फिर कोई भी घर के हाथ करघा उद्योग आदि सभी काफ़ी विकसित थे, ठीक है। पिन से लेकर कार तक का निर्माण भी यहाँ होता था, यानी कि इतना पिछला भी नहीं था, यहाँ पे कार तक भी बनाई जाती थी, क्योंकि अमेरिका से होड़ करने वाला देश तो कमज़ोर तो रहा नहीं होगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग खुद ही। तो यहाँ बनने वाली वस्तु गुणवत्ता में पश्चिमी देशों के मुकाबले में पीछे थी, बता रहा हूँ ना। जैसे पश्चिमी देशों से पश्चिमी देश हमारे आगे निकल रहे थे, क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि पश्चिमी देश जो थे वो हम लोग से आगे इसलिए थे, क्योंकि वो हम लोग से क्या, सोवियत संघ से इसलिए आगे थे, क्योंकि वो हर जगह घूम रहे थे, ठीक है। दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए आवागमन के साधन विकसित थे। अब सोवियत प्रणाली की कमियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी हेडिंग्स याद कर लेना है आपको, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा तो वो आपको याद करते चलना है। बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में हमने इसको बनाया है, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा भाई लोग। तो जनता के आकांक्षाओं का पूरा न कर पाना वाली है, ठीक है। सोवियत प्रणाली की कमियां क्या हैं, जनता की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम पश्चिम के राष्ट्रों के समान ही विकसित हों, हम भी अपने व्यवस्था को बढ़ाएं,
एक बराबर चल रहे थे। जैसे आर्थिक स्थिति में तनाव आ गया था, सभी का फसलों का खराब होना या फिर सभी प्रकार की समस्याएं एक साथ आ गई थी, ठीक है, इसलिए विघटन हुआ। तो जनता के आकांक्षाओं का पूरा न कर पाना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, ठीक है। अब अपने हथियारों की होड़ के कारण नौकरशाहियों जो थे उनका कर और शिकंजा कसता हुआ चला गया। एक ही पार्टी का राजनीति पर अंकुश, अब निरंकुशता कम्युनिस्ट पार्टी की थी ही, क्योंकि वही एक ही राष्ट्र है, वो एक ही पार्टी है। तो विरोध जब तक नहीं होगा तब तक कहाँ कहाँ राष्ट्र चल पाता है। संसाधनों का अधिकतर उपयोग परमाणु हथियारों पर था, ठीक है। अब परमाणु अब अनेक प्रकार के हथियारों को बनाने के लिए यहाँ की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी, ठीक है। प्रद्योजन के बुनियादी ढांचे में पश्चिम के विदेशों की तुलना में पियोनरूस का स्वामित्व भी गतिरुद्ध होना वस्तुओं की कमी के अंतर्गत था, ठीक है। अब वस्तुओं की कमी, अब उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कमी, जैसे गेहूं, धान, चावल आदि की भी कमी होती जा रही थी, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव और सुधारों की नीति, थोड़ा बहुत माफ़ करिएगा भैया लोग, गलती हो गई है टाइपिंग में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिखाइल गोर्बाचेव और सुधारों की नीति, ठीक है। अब मिखाइल गोर्बाचेव और सुधारों की नीति क्या थी उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलेंगे तो कल के दिन लॉन्ग आंसर में भी आपको आसानी होगी और यहाँ से मल्टीपल चॉइसेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिमी देश इस समय सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी आगे था। उन्होंने देखा कि पश्चिमी देश जो थे उस समय सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी आगे निकल चुके थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को पश्चिमी देश के बराबर लाने के लिए उन्होंने तो किया अच्छा ही काम सुधार करने का, लेकिन सुधार तो धीरे धीरे हो गया काफ़ी, क्योंकि पीछे हो गए थे ये। तो सुधार के चक्कर में अनेक प्रकार की मांगे होने लगी। एकाएक जब पूंजीवाद पर एकाएक जब आएगा तो सभी लोग उद्योगों की तरफ बढ़े, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया तो विघटन हो गया, ठीक है। तो आर्थिक और राजनीतिक सुधार तथा लोकतंत्रीकरण की नीति थी, ठीक है, यहाँ पे, और इनको सुधारने का ये प्रयास किए। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना, ठीक है, चलाई। और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, अब उसको इम्पोर्टेंट पूरा बना लेना है, ठीक है। और ये मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ पश्चिमी देश के बराबर लाने के लिए सुधारों का प्रयास किया, आर्थिक और राजनीतिक सुधार तथा लोकतंत्रीकरण की नीति बनाई। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति चलाई, ठीक है, ये सब पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी के कारण जनता की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे पॉइंट करके हमको एनसीईआरटी बेस्ड लिखना है, ठीक है। सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी के कारण। दूसरा है जनता की आकांक्षाओं का पूरा ना कर पाना, अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध हो जाना, संसाधनों का दुरुपयोग, सैन्य सामान, हथियारों की होड़ पूर्वी यूरोप के देशों के विकास में, ठीक है। सोवियत संघ के लोगों को यह बताया गया था कि वह पश्चिमी देशों के मुकाबले विकास कर रहे हैं, लेकिन सच यह था कि वह पिछड़ चुके थे। सोवियत संघ के लोगों को यह बताया गया था कि वह पश्चिमी देशों के मुकाबले विकास कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं घूमने तो जाते नहीं थे, तो लेकिन यह सच यह था कि वह पिछड़े गए थे, ठीक है। धीरे धीरे उनको भी जानकारी होने लगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सत्तावादी होना ये मोस्ट है, ठीक है। गोर्बाचेव की सुधारों की नीति, गोर्बाचेव की सुधारों की नीति, ये अब ये नीति जो लाए वो तो सुधार की नीति लाए थे, लेकिन हो गया क्या उनका उल्टा, ठीक है। इन्हीं कारण से बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 1995 में एक तख्ता पलट हुआ। बोरिस येल्त्सिन इसमें नायक की तरह उभरे और दिसंबर 1995 में रूस के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की, ठीक है। 1991 में, दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। ये प्रतिबंधित होगी। अब ये सोवियत संघ, अब समस्या ये थी कि सोवियत संघ जो था वो उसका शासन कहाँ पे जाएगा, ये इसका शासन कहाँ जाएगा, रूस पे जाएगा, ठीक है। ये रूस का आधिपत्य रूस पे जाएगा और सभी 15 गणराज्यों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया ना। अब इस सोवियत संघ के विघटन के परिणाम,
शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। ठीक है, अब परिणाम क्या निकला, बहुत अच्छे परिणाम भी थे इसके। ठीक है, जैसे शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हुआ 1991 में, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। ये हाँ, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व प्रारंभ हो गया। साम्यवाद तो एक तरह से हट ही गया, कहीं कहीं एकाएक उस टाइम पे हट ही गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये शाक थेरेपी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शाक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत सोवियत संघ ने देशों को विश्व बैंक और सोवियत संघ के देशों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद अपनाना था। ठीक है, इसे ही शाक थेरेपी कहा गया। शाक थेरेपी का परिणाम, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। 10% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि रूस का जो औद्योगिक ढांचा था पूरा गिर गया, तो यहाँ पे काफ़ी सस्ती जमीनों में उद्योगों को निजी कंपनियों को बेच दिया गया। ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो हट गई थी, तो उद्योगों को बेचना तो था ही, तो निजी कंपनियों ने काफ़ी गिरे हुए दामों में उनको खरीदा। महत्वपूर्ण उद्योगों को काफ़ी कम कीमत औने पौने दाम पर बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। शाक थेरेपी के ये सोवियत संघ की ये जो विघटन हुआ था उसमें कंपनियों को जो बेचा गया उसे सबसे बड़ी विश्व की गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। ठीक है, रूस की मुद्रा हमारी रूबल थी जो, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अब महंगाई भी एकाएक बढ़ी। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, बाहर से खाद्यान्न को खरीदना पड़ा। सरकारी रियासतें समाप्त कर दी गई। अमीर और गरीब लोगों में तीखा विभाजन, संघर्ष और तनाव आया। पूर्व सोवियत संघ के कई गणराज्यों में संघर्ष की स्थिति आई, है ना। और रूस के चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी हिंसा प्रारंभ हो गई। भाई हर जगह पे 15 आदमी बता, कहीं 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 किसी न किसी मामले को लेकर विवाद भी प्रारंभ हो गए थे। तजाकिस्तान में 2001 तक गृह युद्ध प्रारंभ ही रह गया। तजाकिस्तान 15 रूस सोवियत संघ का ही एक गणराज्य था जो 2001 तक जहाँ का गृह युद्ध ही चलता रहा। जॉर्जिया के दो प्रांत स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। मध्य एशियाई गणराज्य यहाँ पेट्रोलियम के बड़े भंडार थे। ठीक है, उसके कारण तेल के कारण बाहरी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिली, जिससे नुकसान भी हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका सैन्य ठिकाना चाहता था। 9/11 जो हमारा युद्ध हुआ, वो ईरान वो हमला हुआ था, तो वहाँ पे वह अमेरिका सैन्य ठिकाना भी चाह रहा था। रूस इन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है। ठीक है, जिन्हें, ठीक है, अब इन सबको अपना ये चीज की जो क्या बोलते हैं मध्य एशिया के ईरान वगैरह हैं, इनको जॉर्जिया जैसे देशों को वो रूस अपने अंडर में मानता था, लेकिन अमेरिका इसमें सैन्य ठिकाना चाह रहा था। और चीन व्यापार से लाभ चाह रहा था वहाँ से, क्योंकि तेल वहाँ पर काफ़ी विकसित था। ठीक है, तेल की काफ़ी वहाँ पे खनन काफ़ी ज़्यादा होता था। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी शासन विरोधी आंदोलन चल ही रहे थे। इस प्रकार से पूरी अस्तव्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। ठीक है, और चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक टूटा। चेक गणराज्य और स्लोवाकिया भी बने। ठीक है, बर्लिन क्षेत्र स्टडी पॉइंट सबसे गहरा यूगोस्लाविया में भी 1991 में पहुंचा। ठीक है, थोड़ा दिक्कत है, और उतनी टाइम पे सभी काफ़ी परेशानियां रूस को ही झेलनी पड़ी थी। ठीक है, क्योंकि रूस सोवियत संघ के स्थान पे अपना आधिपत्य लिया था, और वो सब तो 15 गणराज्यों में विघटित ही हो गए थे 14। ठीक है, अब उस टाइम पे नाटो का हस्तक्षेप भी गृह युद्ध में काफ़ी भूमिका निभा रहा था, क्योंकि यह नाटो अमेरिका द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, जिसमें काफ़ी संगठन था और जहाँ पे काफ़ी पूर्वी पूंजीवादी राष्ट्र जुड़े हुए थे। अब हम लोग समझते हैं पूर्वी साम्यवाद और भारत के विषय में संबंध कैसा था। ठीक है, भारत के पूर्व साम्यवादी देशों से अच्छे संबंध थे। रूस के साथ भारत के विशेष मजबूत रिश्ते बने। दोनों बहुध्रुवीय विश्व के पक्षधर बने और समाजवादी सामाजिक स्थिति और प्रशासनिक और धार्मिक स्थिति को भी बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की फिल्में भी किए। फिल्में भी बनी, जैसे चोरी चोरी पिक्चर बनी थी। ठीक है, रूस से संबंधित ही थी सोवियत संघ। ठीक है, और
कई संगठन भी चलाए गए रूस से संबंधित। साम्यवादी को भी भारत में जोड़ने के लिए रूस भी चाह रहा था, किंतु क्योंकि भारत तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन को अपनाया था, इसलिए मनाया तो नहीं, लेकिन रूस से काफ़ी अच्छे संबंध थे। संयुक्त राष्ट्र और लोकतंत्र में भी विश्वास चाहता था। ठीक है, 2001 में भारत रूस के बीच 80 समझौते हुए, और 2001 में भारत और रूस के बीच 80 समझौते हुए। ठीक है, और भारत और सोवियत संघ के बीच समझते हैं। ठीक है, संबंध, क्योंकि अभी हम लोग ने रूस के विषय में समझा, अब सोवियत संघ के देखते हैं पुराने समय। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे, क्योंकि ऐसा था कि भारत तो आज़ाद भी नहीं था, ज़्यादा संबंध बने नहीं थे, किंतु कह सकते हैं। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत बहुआयामी थे, किंतु ऐसा नहीं था भारत किसी भी संघ में नहीं था। वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पहले से ही मानता था, भले ही वह आज़ाद नहीं हुआ था। अब इसके चलते हैं आर्थिक संबंध में। ठीक है, सोवियत संघ ने कठिन समय में भी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र को भी सहायता दी। भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्रों में भी सहयोग किया। ठीक है, भेल जैसे भारी उद्योगों को तकनीक भी मदद मिली। जैसे विदेशी मुद्रा संकट के दौरान रुपए में भी व्यापार किया गया। ठीक है, जब विदेशी मुद्रा भारत पर संकट आया तो उसमें रूस ने रुपए में भी व्यापार किया। भारत के औद्योगिक विकास को मजबूती भी मिली। राजनीतिक संबंध में चलते हैं। ठीक है, अभी आर्थिक संबंध हुआ हमारा। कश्मीरी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था। 1971 में भी भारत पाक युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद भी की थी। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। सैन्य संबंध, क्योंकि प्रत्यक्ष दे नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद ही गुलाम था। ठीक है, तो सैन्य संबंध चलते हैं हम लोग। सोवियत संघ ने कठिन समय में भारत को आधुनिक सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराया। जब अन्य देश सैन्य तकनीक देने को तैयार नहीं थे, तब सोवियत संघ ने सहयोग किया। दोनों देशों के बीच ऐसे समझौते जिनसे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण बनाने में सक्षम हुआ। भारत ने कभी अन्य प्रकार से रूस की मदद की, किंतु रूस ने भारत की काफ़ी मदद किया। ठीक है, अब चलते हैं सांस्कृतिक संबंध में। ठीक है, सोवियत संघ ने हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति काफ़ी लोकप्रिय थी, जैसे चोरी चोरी में मैंने बताया ना। तो अनेक भारतीय लेखक और कलाकार सोवियत संघ की यात्रा पर गए। ठीक है, इतना हम लोग का दो ध्रुवीय अंत में कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर इसी प्रकार अन्य वीडियो को आप देखना चाहते हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पॉलिटिकल साइंस को 20 दिन 30 दिन में लगभग आपका कवर कर देंगे, और यहीं से आएगा पूरा का पूरा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।